फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर के उद्घाटन एवं नेशनल ट्रांजिट परमिट सिस्टम के शुभारंभ की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सामान्यतः एक परिपाटी हमारे यहाँ रही। अभी मैं जब अंदर प्रवेश किया तो मैंने पूछा कितने साल में बिल्डिंग बनी, तो बताया गया 6 साल में। इस परिपाटी से अब हम बाहर निकल रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। और जहाँ तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सवाल है, पिछले 2.5-3 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, 2.5 वर्षों से, कि डॉक्टर गेरा के नेतृत्व में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ही सराहनीय काम जम्मू कश्मीर में आप सब लोगों ने मिल करके किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब के लिए एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि अत्याधुनिक डेटा सेंटर, ट्रेनिंग हॉल, कंट्रोल एंड कमांड रूम, इत्यादि संसाधन फॉरेस्ट मैनेजमेंट तथा प्रोटेक्शन में नई तकनीक के इस्तेमाल के साथ एक नई कार्य संस्कृति विकसित करेंगे। अनेक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां ऑफिशियल या वॉलंटियर्स का जाना असंभव सा है। वहाँ मुझे लगता है टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज़्यादा मदद करने वाली है। मित्रों, आज़ादी का अमृत काल तीव्र आर्थिक विकास का काल है। इस दौर में विज्ञान, तकनीक, नेचुरल रिसोर्स और इकोनॉमिक प्लानिंग, इन 4 महत्वपूर्ण तत्वों को विकास के मिशन के लिए निरंतर योगदान देना ही होगा। और मैं समझता हूँ कि जिस समावेशी विकास की भावना के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं, वह बिना क्लाइमेट प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के संभव नहीं दिखती है। एक दौर था जब विकास की नीतियाँ बनती थीं तो फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज उसमें शामिल नहीं होते थे। लेकिन पिछले अनेक वर्षों से वैश्विक परिवर्तन के कारण आज आर्थिक सामाजिक विकास की एक भी परियोजना या पॉलिसी नहीं बनती जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स को शामिल नहीं किया जाता है। यह बदलाव जितना सुखद है, मुझे लगता है उतना ही चुनौती भरा है। क्लाइमेट चेंज प्रतिदिन हमें चेतावनी ही नहीं दे रहा है, बल्कि आग्रह भी कर रहा है कि हम नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करें एवं जो प्राकृतिक विरासत हमें मिली है उसे सहेज कर रखें भी। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एवं मैनेजमेंट को मैं मात्र टिम्बर रेवेन्यू या लैंड बैंक के रूप में नहीं देखता हूँ, बल्कि ये अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन भी मैं मानता हूँ। विश्व के बड़े बड़े फॉरेस्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट आज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय परंपरा में पृथ्वी एवं पर्यावरण को जिस प्रकार सर्वोपरि माना गया है, दरअसल वही 21वीं सदी में मानव सभ्यता और विकास का पथ प्रदर्शित करेगी। अथर्ववेद में अनेक मंत्र इसको लेकर के हैं। पृथ्वी सूक्त आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया था। उसकी उपयोगिता, प्राकृतिक स्वरूप और संरक्षण पर बड़ी विस्तार से उसमें चर्चा भी है। सत्यम बृहद मृगण दीक्षात तपो, सत्य, समर्पण, यज्ञ और तप से हमारे पूर्वजों ने युगों युगों तक पृथ्वी को संरक्षित और समृद्ध किया। और पर्वत, नदी, मैदान के माध्यम से वह पृथ्वी हमेशा मानव समाज को पोषित करे, ऐसी कामना भी की। इस दृष्टि से अगर आप देखें
तो अथर्ववेद फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का सबसे प्राचीन ग्रंथ आपको दिखाई पड़ेगा। उसके जैसा कोई भी ग्रंथ आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों को देखते हुए आज ये पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। डॉक्टर गेरा फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं। उनके पढ़ाए हुए बहुत से नौजवान ऑफिसर्स आज फॉरेस्ट मैनेजमेंट में अपना योगदान भी दे रहे हैं। मेरा उनसे आग्रह होगा, पृथ्वी सूक्त पढ़ने के लिए युवा ऑफिसर्स को मुझे लगता है कि प्रेरित करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बिजनेस मेथड और टेक्निकल फॉरेस्ट्री प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशंस में ये उनके लिए जो सूक्त हैं वो अवश्य उपयोगी सिद्ध होंगे। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि वेस्ट बंगाल, अभी आईजी साहब बता रहे थे, और मध्य प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर देश का तीसरा राज्य और यूटी की श्रेणी में हम तीसरे स्थान पर आ गए हैं, जिसने नेशनल ट्रांजिट परमिट सिस्टम प्लेटफॉर्म को शुरू करके फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑनलाइन परमिट और एनओसी जारी करने की व्यवस्था की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ये प्लेटफॉर्म अवैध फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्ट को रोकने में भी हमारी मदद करेगा। हमेशा इस बात की चर्चा हम भी करते हैं, अनेक लोग करते हैं कि हमें पर्यावरण संरक्षण और विकास को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक बनाना है, और विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलन हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये बात हमें बराबर दिमाग में रखनी चाहिए। कभी कभी ये संतुलन न होने के कारण बड़ी बड़ी परियोजनाओं में बड़ी कठिनाई आती है। मुझे लगता है कि ये बात सबको समझना बड़ा आवश्यक है। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल इंटरवेंशन के साथ व्यवस्था पारदर्शी बनाने की कोशिश हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लक्ष्य है उसे हम प्राप्त करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट बाउंड्री की पहचान, फॉरेस्ट एसेट की जीआई टैगिंग, ग्रीन ड्राइव, वेटलैंड के संरक्षण और आज के समय में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को देखते हुए बायोडाइवर्सिटी तथा वाटर बॉडीज़ के संरक्षण में जीआईएस टेक्नोलॉजी की मदद हमने लेनी शुरू की है। ये सराहनीय पहल है। जीआईएस एक नए कम्युनिकेशन टूल के रूप में भी आज उभरा है, और मैं इस अवसर पर एक बात पर विशेष बल देना चाहूँगा कि मैपिंग आज पूरी दुनिया की एक नई भाषा बन गई है, और ये नई भाषा फॉरेस्ट मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन के लिए आने वाले भविष्य में सशक्त इंस्ट्रूमेंट साबित होने वाली है। टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बेहतर नीति, सही निर्णय और सुगम क्रियान्वयन के नए युग की शुरुआत आप सब कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बीट, ब्लॉक, रेंज तथा डिवीजन स्तर पर सभी डीमार्केटेड फॉरेस्ट का डिजिटाइजेशन कर लिया है। मुझे याद है श्रीनगर में मैंने गेरा साहब से आग्रह किया था कि ये काम आपके रहते रहते हो जाना चाहिए, और मैं आभारी हूँ गेरा साहब ने पहल करके इस काम को आगे बढ़ाया है। जीआईएस मैपिंग तथा ग्राउंड बेस्ड डिजिटाइजेशन की मदद से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी समस्या जो इंक्रोचमेंट की है उससे आप निपट सकते हैं। आज हम इस अवसर का लाभ उठाते हुए 2-3 आग्रह हम आपसे करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 10 पॉइंट का एक नया विजन डॉक्यूमेंट आने वाले दिनों में हमें करना है, ये बनाने की ज़रूरत है, जो समाज के साथ एक एमओयू की तरह काम कर सके। 3 बातें मेरे समझ में आ रही हैं। पर्यावरण और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ
फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उस दिशा में हमने काफ़ी प्रगति की है, लेकिन हमें लंबा रास्ता तय करना है। और ग्रामीण समृद्धि, ये अगर 3 बातें हम ध्यान में रखते हैं, बाकी 7 पॉइंट आप सब मिलकर तय कर सकते हैं कि और कौन से 7 पॉइंट होंगे जिनसे ये 3 लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी साख सामान्य आदमी के बीच में जम्मू कश्मीर के और बेहतर होगी। जम्मू कश्मीर ग्रीन ड्राइव जो पिछले दिनों चलाया है, देश के सफलतम अभियानों में से रहा है और लगभग 55% से अधिक ग्रीन कवर के साथ जम्मू कश्मीर ने पर्यावरण संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है। इसके अतिरिक्त नेचुरल रिसोर्स को संरक्षित रखते हुए हमें इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को कैसे विकसित किया जाए, ये इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि केंद्र सरकार ने 2020 में नगर वन योजना शुरू की थी। तब जम्मू कश्मीर में 2 प्रपोजल्स को मंजूरी दी गई थी। जिला स्तर पर क्या हम इस तरह की योजना बना सकते हैं? ग्रीन कवर बढ़ाने के साथ साथ रोजगार और कमाई का भी साधन ये बन सकता है क्या? इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जैसे पुणे और आंध्र प्रदेश में जिला स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उन योजनाओं का अध्ययन करना और उन योजनाओं को कैसे हम जम्मू कश्मीर में ज़मीन पर उतार सकते हैं, इसके बारे में सोचना, ये मेरा निवेदन होगा। मित्रों, ये सच है कि जितने फॉरेस्ट को हमारी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा जितना फॉरेस्ट को हमारी ज़रूरत है, कहीं ज़्यादा हमें फॉरेस्ट की आवश्यकता है। और इस लक्ष्य को स्वीकार करते हुए क्या हम अपने ग्रीन ड्राइव में ऐसी संपदा की वृद्धि कर सकते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार उपलब्ध करावे। पिछले 2-2.5 वर्षों से इस बात पर काफ़ी गेरा साहब और इनकी टीम ने बल दिया है। हमें उन प्रजातियों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है जो सीधे रोजगार उपलब्ध करा सकती हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसी अनेक प्रजातियां थीं जिनका किसी ज़माने में बड़े पैमाने पर व्यवसाय होता था। अगरबत्ती के लिए जम्मू कश्मीर के कोट रूट प्लांट का चीन तक निर्यात किया जाता था। मैं समझता हूं कि भविष्य की तरफ कदम बढ़ाने के लिए अतीत की तरफ देखना ये बड़ा आवश्यक होता है और ये बेहतर ऑप्शन हमें उपलब्ध कराता है। फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्केल को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अगर हम वर्तमान में ऑपरेशनल 70,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के आंकड़े पर नज़र डालें तो फॉरेस्ट बेस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप की वर्तमान 40-50 समूहों की संख्या नगण्य है। 5 लाख से ज़्यादा महिलाएं आज जम्मू कश्मीर प्रशासन के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। अभी तक हम 40-50 समूहों की रचना कर सकें। मेरा आप सबसे आग्रह होगा, निवेदन होगा कि आने वाले दिनों में एक अभियान चला करके हमें महिलाओं को, बहनों को जोड़ने की आवश्यकता है और इसको रीइन्वेंट करने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में प्रोड्यूस के आधार पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बड़ी कामयाबी होगी महिला सशक्तिकरण की दिशा में। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट्स अक्सर ब्राज़ील मॉडल की चर्चा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इंटरनेशनल सेमिनार्स में ब्राज़ील की चर्चा करते हुए आधुनिकता और परंपरा की अच्छाई को बरकरार रखने पर बराबर जोर दिया जाता है। इसको जो थोड़ा बहुत मैंने समझा है वो इस बात की तरफ इंगित करता है कि पर्यावरण संरक्षण तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों जन भागीदारी पर ही आधारित हो सकता है। कई प्रयोग हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है
बच्चियों के नाम से पेड़ लगाना, 1 बीट 1 गार्ड, अनेक कार्यक्रम मेड़ पर पेड़ पिछले 2-2.5 वर्षों में मैंने स्वयं देखा है और काफ़ी सफल प्रयास रहा है। मुझे लगता है कि हमें और भी इस तरह के प्रयोग आने वाले दिनों में जन भागीदारी के आधार पर करने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण के सभी प्रयासों में स्थानीय लोग ओनरशिप ले सकें, इस दिशा में हम कैसे काम करेंगे, इसके लिए हमें संवाद स्थापित करना होगा। दफ्तर में बैठ करके शायद ये काम हम नहीं कर पाएंगे। ट्री प्लांटेशन विकसित हो रहे, ग्रीन एरिया की मॉनिटरिंग और वॉलंटियर्स, इन सभी प्रयासों से कैसे जुड़ें, तकनीक का सहारा कैसे अधिक से अधिक लोग लें, ये प्रयास होना चाहिए। ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव से ज़्यादा वॉलंटियर्स अगर हम जोड़ पाए, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में समाज के ऊपरी स्तर से लेकर निचले स्तर तक चेतना अगर विकसित हम कर पाए तो एक बड़ा योगदान हमारा होगा। समाज का हर एक नागरिक ग्रीन वॉरियर के रूप में काम करे ताकि भविष्य की एक और बड़ी चुनौती क्लाइमेट माइग्रेशन को समाज से दूर किया जा सके। आप सब जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका का एक्वाडोर विश्व का अकेला देश है जिसने 2018 में अपने संविधान में परिवर्तन करते हुए प्रकृति को लिविंग एंटिटी का दर्जा दे दिया। सदियों तक यह अनौपचारिक रूप से भारत की परंपरा का हिस्सा था और नदियों, पेड़ की पूजा के बिना कोई भी महत्वपूर्ण आयोजन हमारे यहाँ संपन्न नहीं होता था। इक्वाडोर ने इसे कानूनी आवरण दिया और उसके बाद से हमारे देश में भी माननीय न्यायालयों तथा लीगल मामलों के जानकार इस बात पर अपनी राय देते रहे हैं। समाज को उसी परंपरा पर वापस जाकर प्रकृति के समस्त रूपों को इंसान का दर्जा देना होगा। प्रकृति हमें एकता के सूत्र में बांधती है। हमें कोई न कोई योजना बना करके अलग से स्लोगन नहीं बनाना है, हमें अलग से आंदोलन नहीं शुरू करना है, बल्कि लोगों की चेतना को ही जागृत करना है ताकि पर्यावरण संरक्षण हमारी दिनचर्या का, हमारी आदत का हिस्सा बन सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल जीवन शैली, इन दोनों के सामंजस्य से पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को हम कैसे पूरा करें, एक ऐसा इकोसिस्टम हम कैसे विकसित करें जिससे समाज और प्रकृति दोनों संपन्न हो। 1-2 छोटी बातें कह के, एक तो मैं बधाई दूंगा गेरा साहब को। आप सब जानते हैं श्रीनगर के डल लेक में 4 चिनार की बात बहुत होती थी, लेकिन 4 चिनार थे नहीं। मैंने गेरा साहब से आग्रह किया था कि ये 4 चिनार अब दिखना चाहिए और उस काम को गेरा साहब ने, उनकी टीम ने पूरा किया। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। एक दूसरी बात, आप सब जानते हैं कि पूरे देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बहुत पहले शुरू हो गया था। जम्मू कश्मीर में, मैं कारणों की तरफ नहीं जाता हूँ, देर से शुरू हुआ। मुझे जहाँ ये बताते हुए प्रसन्नता है कि कम्युनिटी राइट्स काफ़ी हद तक दे दिए गए, लेकिन इंडिविजुअल राइट्स अभी तक पूरे जम्मू कश्मीर में 250 लोगों को दिए गए। ये अच्छी स्थिति नहीं है। जब कानून है, देश में प्राविधान है, मैं नहीं कहता किसी गलत आदमी को दिया जाए, लेकिन सही लोगों के अभ्यावेदन एप्लीकेशंस को ये रिजेक्ट करने की आदत कृपा करके बंद करिए। इस विषय को मैं बहुत गंभीरता से कर रहा हूँ। मैंने गेरा साहब से मंच पर निवेदन किया है कि जिसका जो वाजिब हक है, कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन समाज में जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए काम करता है और ये उनका संवैधानिक हक है, वाजिब हक है, और इसे अगर आप देने में कोताही करेंगे तो मुझे लगता है कि ये उचित बात नहीं है। और मैं गेरा साहब से अपेक्षा रखूँगा, प्रमुख सचिव महोदय से भी मेरी अपेक्षा होगी कि जो वाजिब पात्र हैं उन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट मिलना चाहिए। जिसके पास घर नहीं है, इतनी कठिनाई में जीता है, क्या मानवीय संवेदना एकदम मर गई है? क्या हम इतने गैर जिम्मेदार हो गए हैं कि मानवीय संवेदनाओं का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है? मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं और अब आज मैं ये बात कहता हूं कि हर 2 महीने पर इसकी प्रगति की समीक्षा मैं स्वयं करूंगा और जो लोग इसमें अवरोध
पैदा करेंगे। मुझे लगता है कि उनको कई बार सोच लेना चाहिए कि अवरोध पैदा करना ये उचित नहीं है। मैं किसी से नहीं कह रहा हूँ किसी एक गलत आदमी को दीजिए, लेकिन जब उनका अधिकार है और वो अधिकार न दिया जाए जो संविधान ने दिया है, ये उचित बात नहीं है। इतनी ही बात कह के मैं एक बार पुनः फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर की आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर्यावरण संरक्षण नीति को आधुनिक बनाने और संपूर्ण इकोलॉजी पर पड़ रहे प्रभाव के अध्ययन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर से मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात में ही पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।